जब पहली बार उसका हाथ मेरे शरीर के निचले हिस्से पर लगा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह मेरी साली होगी। होम सर्विस स्पा या मसाज का काम ही कुछ ऐसा होता है। घर के अंधेरे बेडरूम में बिस्तर पर एक तौलिया बिछाकर पेट के बल लेट जाओ और फिर चाहे कोई भी आए, बस उस 1 घंटे के लिए अपना शरीर किसी अजनबी महिला के हवाले कर दो और चुपचाप पट्टे रहो। लेकिन उस दिन उस मालिश करने वाली का स्पर्श कुछ अजीब था। वह बहुत ही सतर्क और जाना पहचाना सा लग रहा था। और फिर कुछ ही देर बाद उसने मेरे कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाया, जीजा जी। उस एक पल के लिए मेरी सांसें अटक गईं। मैंने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। अंजलि, मेरी पत्नी की छोटी बहन, मेरी साली, इस वक्त मेरे शरीर पर अपने हाथ रखे खई थी। वह केवल एक मालिश नहीं थी, बल्कि वह पल था जब मर्यादा के दरवाजे खुल रहे थे। उस दिन के बाद मैं वह इंसान बन गया जिसने बिस्तर पर लेटे हुए ही परिवार नाम की सीमा को मिटा दिया। शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें। तो चलिए चांदनी रातें की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राजेश्वर प्रसाद है और मेरी उम्र 60 साल है। सरकारी नौकरी में 30 साल से ज़्यादा काम करने के बाद रिटायर हुए मुझे 6 साल हो चुके हैं। इस उम्र में करने को कुछ खास है नहीं और विधुर हुए भी मुझे 2 साल बीत चुके हैं। मेरी धर्मपत्नी लिवर कैंसर के कारण मुझे छोड़कर पहले ही चली गई और बच्चे अपनी व्यस्तताओं का बहाना बनाकर महीनों फोन नहीं करते। अकेले रहने का अकेलापन और खालीपन इतना बाग गया था कि मैंने अपने मोहल्ले के दोस्त रमेश के कहने पर होम सर्विस मसाजा लेने का फैसला किया। राजेश्वर, तेरी कमर में दर्द रहता है ना? यार, आजकल घर पर मसाज की सुविधा बहुत अच्छी है। लोग भी शरीफ होते हैं और काम भी बढ़िया होता है। मुझे कोई खास उम्मीद नहीं थी। बस जखे हुए शरीर को थोड़ा आराम देने के इरादे से मैंने नंबर मिलाया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस दिन मेरे जीवन की सबसे अजीब दास्तान शुरू होने वाली है। तय समय पर डोरबेल बजी। रात के 8 बज रहे थे। मैं घर में अकेला था, इसलिए मैंने लाइटें धीमी कर दी थीं। दरवाज़ा खोला तो एक महिला, जिसने दुपट्टे से अपना चेहरा ढका हुआ था और मास्क लगाया हुआ था, सिर झुकाकर अंदर आई। नमस्ते, मसाज सर्विस से आई हूँ। शुरुआत में उसकी आवाज़ थोड़ी दबी हुई और अनजानी लगी, इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे बस सिर हिला दिया। वह चुपचाप अंदर आई, अपना छोटा बैग खोला और तैयारी करने लगी। बिस्तर पर एक बड़ा तौलिया बिछाया और आयुर्वेदिक तेल की शीशी निकाल कर रख दी। साहब, आप कुर्ता उतारकर पेट के बल लेट जाइए। उसी पल उस बोलने के लहजे में मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगा। शायद मेरा वहम है, यह सोचकर मैंने तौलिया ओढ़ा और चुपचाप लेट गया। उसने हाथ धोए और कमरे में आई। कमरा अंधेरा था और उसने धीरे धीरे मेरी पीठ की मालिश शुरू की। तेल को हथेलियों पर रगेकर गर्म करने की आवाज़ आई और जल्द ही मेरे शरीर पर उसके सतर्क हाथ लगे। लेकिन अचानक मेरी पीठ पर रेंगते हुए वह हाथ मुझे बहुत अपने से लगे। हल्का दबाव, घूमने का तरीका, उंगलियों का अंतराल, यह किसी पेशेवर का यंत्रीकृत स्पर्श नहीं था, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति का स्पर्श था जो मुझे जानता हो। ये ठीक वैसा ही था जैसा मेरी पत्नी के जीवित रहते हुए कभी कभी सर दर्द या थकान होने पर अंजलि मेरी साली मेरा सिर या कंधे दबाया करती थी। मेरे मन में शक हुआ, लेकिन इस स्थिति में मैं सिर उठाकर देख नहीं सकता था। बस मेरे मन का संदेह गहरा होता गया। काफी देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, चलिए, अब धीरे से सीधे हो जाइए। मैं एक पल झिझका, फिर धीरे से पलटा। छत की ओर देखते हुए जब मैंने आंखें खोलीं, तो मेरी नजरें उससे मिलीं। मास्क के ऊपर दिखाई देती वह आंखें, वह जानी पहचानी पुतलियां। उस पल मेरा दिल बैठ गया। उसने कांपते हाथों से अपना मास्क नीचे किया और रुआंसे स्वर में कहा, जीजा जी। उस पल लगा जैसे मेरी जान ही निकल गई हो। अंजलि! हम दोनों वहां बुत बने रह गए। वह अंजलि थी, मेरी स्वर्गीय पत्नी की छोटी बहन। तुम तुम यहाँ कैसे और क्यों? अंजलि ने नौरे चुराते हुए कहा। जीजा जी, मैं बाद में सब समझा दूंगी। अभी अभी बस मुझे अपना काम करने दीजिए, मालिश करने दीजिए, जैसे हमारा कोई रिश्ता ना हो। उसकी आवाज में एक लाचारी थी, जैसे वह खुद को बिखरने से रोकने की कोशिश कर रही हो। वैसे भी मालिश के दौरान शरीर प्रतिक्रिया देता ही है, लेकिन जब मुझे पता चला कि मालिश करने वाली मेरी साली है, तो मेरा शरीर मेरे काबू में नहीं रहा। दिल पागलों की तरह धड़क रहा था और दिमाग सुन्न था। समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या हकीकत। वह स्पर्श,
वह गर्माहट, वह इतनी अजीब और साथ ही इतनी नशीली क्यों लग रही थी? जीजा जी, प्लीज घर के बाकी लोगों को इस काम के बारे में मत बताइएगा, उसने विनती की। मैं तुरंत जवाब नहीं दे पाया, बस गहरी सांसें लेता रहा और शरीर पर रेंगते उसके हाथों पर ध्यान केंद्रित करता रहा। वह बहुत कोमल थी, सचमुच बहुत कोमल। उसकी यह झिझक और सावधानी मुझे और भी उत्तेजित कर रही थी। कमर के निचले हिस्से पर उसकी हथेलियों का दबाव, अगर यह सिर्फ एक साधारण मालिश होती तो शायद मैं इतना विचलित न होता। जीजा जी, आप भी आजकल मेरी तरह अकेले ही हैं ना? अचानक उसने पूछा। उसकी बात सुनकर मैंने आंखें खोली। बस इतना कि मैं भी अकेली हूं, तन से भी, मन से भी। इस काम में बहुत लोगों से मिलती हूं, लेकिन आज आज कुछ अलग लग रहा है। यह कहकर उसने हाथ रोक दिए और एक पल के लिए मेरे बगल में बिस्तर के किनारे बैठ गई। हमारे बीच बस एक तौलिए का फासला था और उसकी सांसें मुझे महसूस हो रही थीं, जिसे मैं बेटी समान या परिवार मानता था। वह मेरे इतना करीब बैठकर मेरी सांसें सुन रही थी। यह बहुत अजीब था। उस पल मैंने क्या कहा, मुझे ठीक से याद नहीं। बस जब उसने दोबारा मेरा शरीर सहलाया तो मैंने हामी भर दी। हाँ, मैं किसी से नहीं कहूंगा, उसने सिर झुकाकर कहा। शुक्रिया, मुझे नहीं पता था कि आपसे मुलाकात हो जाएगी। पहले तो मैं बहुत डर गई थी, लेकिन अब थोड़ा सुकून मिल रहा है। उस दिन जब सब खत्म हुआ और अंजलि जाने लगी, तो दरवाजे पर उसने जो कहा वह मेरे कानों में गूंजता रहा। अगली बार अगर आपको जरूरत हो तो आप सीधे मुझे फोन कर लीजिएगा। उस रात मुझे नींद नहीं आई। उसके हाथ, उसकी सांसों की आवाज, वह एक ऐसी महिला थी जिससे मुझे दूर रहना चाहिए था। लेकिन अजीब बात थी कि मुझे उसकी ओर याद आ रही थी। मेरे भीतर कोई सोई हुई चीज जाग उठी थी। मैं छत को घूरता रहा। अंजलि ही क्यों? वह यह काम क्यों कर रही थी? और किस्मत ने उसे मेरे घर क्यों भेजा? हमारा रिश्ता बहुत गहरा नहीं था, बस एक औपचारिक जीजा साली का रिश्ता था। हाँ, पत्नी के अंतिम संस्कार पर मैंने उसे दिलासा दिया था और कहा था कि दीदी नहीं रही तो क्या, तुम हिम्मत रखना। लेकिन वही अंजलि आज मेरे नीचे हाथ रखे पूछ रही थी, जीजा जी, आप भी अकेले हैं ना? वह सवाल मेरे दिमाग में हथौए की तरह बज रहा था। क्या मैं अकेला हूँ? हाँ, मैं अकेला था। आज भी हूँ, उस दिन भी था और शायद आगे भी रहूंगा। पत्नी के जाने के बाद किसी स्त्री का स्नेह तो दूर, दो मीठे बोल बोलने वाला भी कोई नहीं था। अगले दिन मैं पूरे घर में बेचैन होकर टहलता रहा। टीवी चलाया पर कुछ समझ नहीं आया। किताब उठाई पर शब्द धुंधले लगे। आखिरकार रहा नहीं गया और मैंने वह पर्ची निकाली जो अंजलि देकर गई थी। उस पर सिर्फ उसका नंबर था और नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, जीजा जी, अगर जरूरत हो तो मैं आ जाऊंगी। नंबर डायल करते हुए मेरी उंगलियां कांप रही थीं। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई लक्ष्मण रेखा पार कर रहा हूं। फिर भी मैंने नंबर सेव किया और मैसेज भेजा, कल शाम को अगर वक्त हो तो क्या तुम आ सकती हो? जवाब तुरंत आया, जी, जीजा जी, उसी समय उसी जगह आ जाऊंगी। अगली शाम ठीक उसी समय डोरबेल बजी। अंजलि फिर से दुपट्टा और मास्क लगाकर आई थी। बाहर से वह शांत दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में देखकर मुझे लगा कि वह भी कुछ सोचकर आई है। तेल वही इस्तेमाल करूंगी। आपका शरीर बहुत जकड़ा हुआ लग रहा है, आज थोड़ा और आराम देने की कोशिश करूंगी। वह एक पेशेवर की तरह बात कर रही थी और मैं भी एक ग्राहक बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही मेरी पीठ खुली और उसके हाथ लगे, सब्र के सारे बांध टूटने लगे। वह स्पर्श, त्वचा पर रेंगती हुई उंगलियां पहली बार से भी ज्यादा कोमल थीं। जैसे उसे याद हो कि मुझे कहाँ दर्द है और कहाँ सुकून चाहिए। उसकी हथेलियों की गर्माहट अजीब तरह से गहरी थी। ढीला छोड़ दीजिए, मैं दर्द नहीं होने दूंगी। मेरे कान के पास उसकी आवाज़ आई। मैंने आंखें मूंद लीं। यह सब किसी सपने जैसा लग रहा था। त्वचा पर फैलता तेल, उसकी उंगलियां जो मेरी कमर और कूल्हों के घुमाव पर बिना रुके चल रही थीं। मेरी गर्दन से लेकर पूरे शरीर में एक अजीब सी गर्मी फैल गई। तुम यह काम कब तक करोगी? मैंने दबी आवाज में पूछा। अंजलि ने हाथ रोके बिना जवाब दिया। अगर जीजाजी जैसे लोग हों जो बिना कुछ कहे अपना लें, तो शायद करती रहूं, उसने माक में कहा था, लेकिन उसमें उसका अकेलापन छिपा था। स्वाभिमान, मर्यादा, इन सबसे पहले पेट आता है। शायद इसीलिए उसने यह रास्ता चुना था। उस दिन दूसरी बार जब उसके हाथ मेरे शरीर पर चल रहे थे, मैं बिल्कुल चुप रहा। मुझे डर था
कि अगर मैंने मुंह खोला तो मेरे अंदर के जज्बात बाहर आ जाएंगे। मालिश खत्म होने के बाद सामान समेटते हुए उसने कहा, जीजा जी, अगर आपको असहज लग रहा हो तो हम इस जीजा साली के रिश्ते को भूल सकते हैं। आज मैं सिर्फ काम के लिए आई थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस दरवाजे तक उसे छोड़ने गया और उसके हाथ में एक लिफाफा थमा दिया। अंजलि ने सिर झुकाया और मास्क के पीछे से हल्की सी हंसी की आवाज आई। शुक्रिया जीजा जी। उस रात अंधेरे कमरे में लेटे हुए मैं खिड़की से आती स्ट्रीट लाइट की रोशनी को देख रहा था। मैंने आंखें बंद की और अंजलि के स्पर्श को फिर से महसूस करने की कोशिश की। मैं जानता था कि यह भावना गलत है, फिर भी यह इतनी अच्छी क्यों लग रही थी। उस दिन के बाद मसाज शब्द सुनते ही मुझे उसकी याद आने लगी। सैली शब्द से ज्यादा कोई गहरा रिश्ता हमारे बीच पनपने लगा था। उसे दोबारा बुलाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन 2-4 दिन बीतते ही शरीर में दर्द से ज्यादा मन में खालीपन महसूस होने लगा। यह बहुत अजीब था। मेरी उम्र में किसी के प्रति आकर्षण होना, और वह भी अपनी साली के प्रति, यह समाज की नज़रों में पाप था। फिर भी वह बार बार याद आती थी। उसका मेरी पीठ पर झुकना, मेरी कमर को सहलाना, उसकी धीमी सांसें। कुछ दिन तपने के बाद मैंने फिर मैसेज किया, कल शाम को आओगी? थोड़ी देर बाद जवाब आया, जी आऊंगी, लेकिन जीजा जी, अगर हमारे बीच कोई भावना आ रही है तो यह मुश्किल होगा। यह सिर्फ काम है। यह पार कर मेरे चेहरे पर फीकी मुस्कान आ गई। पहले ही चेतावनी देने का मतलब था कि वह भी उस भावना को महसूस कर रही है। तीसरी बार जब अंजलि आई तो कमरे का माहौल काफी बदला हुआ था। पहली बार वाली झिझक गायब थी। आज वह मेरी आंखों में देख रही थी। आज गर्दन और कंधों पर ध्यान दूंगी। तनाव ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है। उसके हाथ मेरे कंधों पर जम गए और धीरे धीरे गर्दन दबाने लगे। उसका दबाव, उसकी हरकतें, सब कुछ बहुत सहज था। लेकिन इस बार उसकी उंगलियां मेरे बालों के अंदर तक चली गईं। खोपड़ी और त्वचा के उस मिलन बिंदु पर उसके नाजुक स्पर्श ने मेरे पूरे बदन में सिहरन दौड़ा दी। जीजा जी, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूं आप क्या महसूस कर रहे हैं। तुम क्या जानती हो? मन और दिमाग में एक अजीब सी गुदगुदी हो रही है ना? अच्छा लग रहा है? लेकिन मेरे लिए यह बस काम है। कई ग्राहक मुझसे भावनात्मक जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। मैं नहीं चाहती कि आप भी वैसी कोई उम्मीद पालें। उसने अपनी बात को हल्के में टालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ में खुद को समझाने की कोशिश ज्यादा थी। ठीक है, समझ गया। मैं इसे सिर्फ एक मसाज ही समझूंगा। मैंने जुबान से तो कह दिया, लेकिन मेरा दिल यह मानने को तैयार नहीं था। उसके हाथ नीचे खिसके और मेरी पीठ के बीचों बीच रुक गए। फिर उसने अपनी हथेलियों से मेरी कमर को कसकर दबाया। मेरा शरीर सिहर उठा और वह धीरे से हंसी। जीजा जी, अगर आप इतना तनाव लेंगे तो आपको और अजीब लगेगा। बस मेरे स्पर्श को महसूस कीजिए। उसकी इस एक बात ने मेरी धड़कनें बढ़ा दी। अजीब लगेगा, इसका मतलब था कि वह जानती थी कि हमारे बीच कुछ अजीब चल रहा है। जब सब खत्म हुआ तो मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गया और उससे पूछा, अंजलि, क्या तुम सच में ठीक हो? क्या मैं यह सब बर्दाश्त कर पाऊंगा? वह अपना बैग बंद करते हुए रुक गई। जीजा जी, मैं क्या क्या बर्दाश्त कर रही हूँ, आप नहीं जानते। मैंने बहुत पहले ही सब छोड़ दिया है। अब मैं बस जिंदा रहने के लिए यह सब कर रही हूँ। उसकी बात मेरे दिल में चुभ गई। चाहे मजबूरी हो या कुछ और, वह बस सह रही थी। दरवाजे पर उसने कहा, जीजा जी, मुझसे भावनात्मक रूप से मत जुइएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस अपना काम करने आती हूँ। ठीक है, कोशिश करूंगा कि जैसा है वैसा ही स्वीकार करूं। मैं जानता था कि यह एक खोखला वादा था। हमारे दिल पहले ही उलझ चुके थे। उस रात अंजलि के जाने के बाद भी मेरे बेडरूम में उसकी महक रह गई थी। उंगलियों से लेकर कंधों तक और कमर के नीचे तक जो स्पर्श था, वह अब सिर्फ मालिश नहीं रह गया था। उसने कहा था, यह सिर्फ काम है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके हाथ सब सच बोल चुके थे। चौथी बार जब वह आई तो मैंने पहले से ही मुख्य दरवाज़ा खुला रखा था। न कोई फ़ोन, न मैसेज। ठीक रात 8 बजे वह चुपचाप अंदर आई। हमने कोई समय तय नहीं किया था, फिर भी हम मिले। आज बस आने का मन हुआ। जीजा जी, उसने दरवाजे पर कहा। उसकी आवाज़ में अब वह दूरी नहीं थी। इस बार मैंने धीमा संगीत चला रखा था। अंजलि ने कहा, यह संगीत अच्छा है। बहुत सन्नाटा होता है तो मुझे भी घबराहट होती है।
शास्त्रीय वाद्य संगीत की धुनों ने कमरे की हवा को और भी नशीला बना दिया था। मैं तौलिया ओढ़कर लेटा तो तेल की वही जानी पहचानी खुशबू और उसके हाथ, हर एक स्पर्श में भावनाएं मिली हुई थीं। पीठ तो काफी खुल गई है, आज पैरों और कूल्हों की तरफ ध्यान देती हूँ, उसने सहजता से कहा। लेकिन मेरे कानों में यह किसी अंतरंग निमंत्रण जैसा लगा। कूल्हे, पैर, ये शब्द इतने सामान्य थे, फिर भी उस एकांत में किसी राज्य जैसे लग रहे थे। उसका हाथ मेरी जांघों से शुरू होकर ऊपर की ओर बढ़ने लगा। तौलिए के ऊपर से दबाव डालती उसकी हथेलियों की गर्मी, मेरी त्वचा संवेदनशील हो रही थी और मेरा मन भटकने लगा था। जीजाजी, आज आप बहुत तनाव में हैं, उसने शरारत से कहा। लेकिन उसकी उंगलियां शरारत नहीं कर रही थीं। वे बहुत गंभीर, बहुत कोमल थीं। तनाव न लूं? ऐसा हो नहीं पा रहा, तो क्या थोड़ा और रिलैक्स कर दूं? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक गहरी सांस ली। जब उसके हाथ मेरी कमर के नीचे पहुंचे, तो मैंने अपनी सांस रोक ली। उसने भी यह महसूस किया। एक हाथ से उसने मेरी कमर को थामा और दूसरे हाथ से तौलिए और त्वचा के बीच रेंगते हुए मालिश जारी रखी। वह स्पर्श, वह गर्मी, वह एक परिवार के सदस्य की गर्मी थी, जिसके बारे में मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा था। लेकिन अब यह सबसे स्वाभाविक लग रहा था। जीजा जी, उसने चुप्पी तोड़ी। अगर आप मुझे ऐसे बार बार बुलाएंगे, तो मैं सच में भटक सकती हूँ। किस बात से भटकोगी? मैं यहाँ मालिश करने आती हूँ। लेकिन कभी कभी आप मुझे सिर्फ एक पुरुष दिखाई देने लगते हैं। यह कहकर उसने नजरें झुका लीं, जैसे अपनी ही बात पर शर्मिंदा हो। उस पल मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैं उठ नहीं पाया। बस लेटे लेटे मेरी कमर पर रखे उसके हाथ को महसूस करते हुए मैंने पूछा, अंजलि, अगर मैं सच कहूं? वह चुपचाप मुझे देखती रही। उसकी आंखों में एक कशमकश थी, एक झिझक थी, और शायद थोड़ा सा दुख और अपनापन भी। लेकिन यह गलत है जीजाजी, हम ऐसा नहीं कर सकते, उसने कहा, लगभग फुसफुसाते हुए। दीदी की रूह को क्या जवाब दूंगी? मुझे डर लगता है। मैंने तौलिए के ऊपर से उसका हाथ थाम लिया। बस हाथ पकला था, लेकिन दिल जोर से धड़क रहा था। हाँ, यह गलत है, समाज के हिसाब से पाप है। लेकिन जब से यह एहसास हुआ है, तब से तुम्हें देखने की चाहत और बा गई है। उसने मेरा हाथ नहीं झटका। हम बस एक तौलिए के फासले पर हाथ में हाथ डाले रहे। उसके बाद किसने क्या कहा, याद नहीं। आज बस इतना ही। अगर हम आगे बढ़े, तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। अंजलि ने सामान समेटा और चली गई। उसके जाने के बाद भी मेरा शरीर जल रहा था। वह सबसे उत्तेजक रात थी। हमने एक दूसरे को रोक लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हम रुक गए थे। हम दोनों जानते थे कि अगली बार हम मर्यादा की यह रेखा पार कर जाएंगे। उस दिन के बाद मेरी रातों की नींद हराम हो गई। जब वह नहीं आती थी, तो अकेलापन और भी काटने लगता था। जब वह आती थी, तो शरीर शांत होता था पर मन अशांत। भावनाएं नहीं आनी चाहिए। यह बात खुद इस बात का सबूत थी कि भावनाएं आ चुकी थीं। उस रात मैंने विस्की के 2 पेग लगाए और आखिरकार फोन उठा लिया। मैसेज टाइप किया, मिटाया और फिर कॉल कर दिया। जीजा जी, फोन किया आपने? उसकी आवाज शांत थी, जैसे उसे इंतजार ही था। खाना खाओगी मेरे साथ? कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, जी, अभी आती हूँ। मैं जोर से सांस लेकर रह गया। बरसों बाद, शरीर नहीं, मन उत्साहित था। पास के ही एक शांत रेस्तरां में हम बैठे थे। तंदूरी चिकन और विस्की की बोतल। हम दोनों ने ज्यादा बात नहीं की। तुम आजकल क्या खाती हो? मैंने पूछा। अकेली हूँ, जो मिल जाता है खा लेती हूँ। कभी मैगी, कभी बाहर से मंगा लिया। बुरा मत मानना, पर तुम बहुत कमजोर हो गई हो। अंजलि ने उदास मुस्कान के साथ कहा, जैसे भावनाएं खत्म हो गईं, वैसे ही शरीर भी घुल गया शायद। लेकिन जीजा जी, एक बात पूछूं? आप मुझे आजकल इतना क्यों बुलाते हैं? क्या सच में सिर्फ मालिश के लिए? मैं जवाब नहीं दे पाया। उसने अपना गिलास उठाया। सच बोलिए जीजा जी, शरीर के साथ साथ मन भी तो अकेला है ना? मेरा भी यही हाल है। अकेलेपन को मान लेने में ही भलाई है। उसकी बात तीर की तरह लगी। सच था। खाने के बाद रेस्तरां के बाहर हम खड़े थे। उसने अपने पर्स से सिगरेट निकाली। आग जलाते हुए उसने कहा, जीजा जी, मैं आपको एक औरत की तरह दिख रही हूं। क्या आपको यह ठीक लगता है? नहीं, ठीक नहीं लगता।
फिर भी, क्यों? फिर भी तुम मेरे दिमाग से नहीं जाती। इस उम्र में, और वो भी अपनी साली के लिए ऐसा सोचना, शायद दुनिया थूकेगी मुझ पर। लेकिन सच यही है कि तुम मुझे अब एक औरत दिखाई देती हो। अंजलि का हाथ रुक गया। स्ट्रीट लाइट में उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी चमक रही थी। उस दिन? किस दिन? उसने पूछा। जिस दिन तुमने पहली बार मालिश की थी, जब सब खत्म होने के बाद हमारी नजरें मिली थीं। मुझे एक अजीब सी गर्मी, एक अपनापन महसूस हुआ था। वह एहसास बार बार लौट कर आता है। उसने गहरी सांस ली और सिगरेट फेंक कर बुझा दी। जीजा जी, हम बहुत खतरनाक रास्ते पर जा रहे हैं, मैं जानता हूं। पर तुम भी तो इसी रास्ते पर आ रही हो। वह वहां से गई नहीं। सन्नाटे के बाद मैंने पूछा, आज मेरे पास रहोगी? वह चौंकी नहीं। उसने धीरे से पूछा, मालिश वाली बनकर, या एक औरत बनकर? एक औरत बनकर। उस रात वह मेरे घर वापस आई। अब न कोई तौलिया था, न तेल, न संगीत। हमने कोई बात नहीं की, लेकिन उस सन्नाटे में हमारे शरीर करीब आ गए। एक पल ऐसा आया जब उसने बिना कुछ कहे मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया। ये किसी स्पा वाली का नहीं, एक औरत का स्पर्श था। उस एक स्पर्श से मैंने आंखें मूंद ली। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज थी। अगली सुबह जब धूप खिड़की से अंदर आई, तो मैं जाग चुका था। मेरे कंधे पर उसका सिर था, मेरे बगल में गहरी नींद में सोती हुई अंजलि। यह हकीकत है, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। पिछली रात उसने मुझे नहीं रोका, न रोई, न कांपी। बस चुपचाप मुझे स्वीकार कर लिया, और हमारे बीच की आखिरी दीवार गिर गई। त्वचा से त्वचा का स्पर्श, और परिवार का नाम धीरे धीरे पिघल गया। उसने आंखें खोलीं। एक पल के लिए घबराहट दिखी, फिर हम दोनों ने नजरें चुरा ली। जीजा जी। वह चादर लपेट कर उठी। मेरा कुर्ता पहनकर जब वह बाहर आई, तो उसे देखकर मुझे रात से भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं किचन में कॉफी बना रहा था। वह गीले बालों के साथ बाहर आई। जीजा जी, मैं यह नहीं कहूंगी कि कल रात जो हुआ उसे भूल जाइए। हम बस आज के लिए मुझसे कोई सवाल मत पूछना। हम साथ नाश्ता करने बैठे। खाना गले से नीचे नहीं उतर रहा था। जीजा जी, उसने चुप्पी तोड़ी। कल रात आपके साथ मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे भी नहीं। लेकिन हम गलत कर रहे हैं, है ना? हाँ, बहुत गलत। लेकिन मुझे पछतावा नहीं है। मुझे भी पछतावा नहीं है, पर लगता है कि अब दोबारा ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसमें हवस नहीं, बरसों पुराना अकेलापन था, और साथ ही यह एहसास कि हम एक दूसरे का अकेलापन दूर करने के हकदार नहीं हैं। नाश्ते के बाद उसने बर्तन समेटे, बिल्कुल एक पत्नी की तरह। उसे ऐसे देखकर मेरा दिल बैठ गया। तुम्हें भी उस दिन ऐसा ही लगा था? मैंने उसकी पीठ की तरफ देखते हुए पूछा। किस दिन? जिस दिन तुमने पहली बार मुझे छुआ था। क्या उस दिन से तुम्हारे मन में भी कुछ जागा था? वह रुकी, फिर धीरे से सिर हिलाया। हाँ, उसी दिन से। यह सुनकर मुझे फिर से उस कमरे की महक, उसके हाथों का स्पर्श याद आ गया। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि यह सिर्फ उसका या मेरा अकेलापन नहीं था, हम दोनों एक ही कश्ती में थे। जाते वक्त उसने कहा, जीजा जी, मैं अभी जा रही हूं। पर क्या हमारा रिश्ता खत्म हो गया? नहीं, मैं खत्म नहीं करना चाहता। तो अगली बार हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। कल जैसी रात दोबारा नहीं होनी चाहिए। मैं दरवाजे पर खशा उसे जाते हुए देखता रहा। एक रात ने सब बदल दिया था। वह चली गई थी, पर उसका एहसास अब मेरे घर के हर कोने में था। तकिए पर, तौलिए पर, चाय के कप पर। मुझे समझ आ गया था कि वह मेरे दिल में बस चुकी है। कुछ दिन बीत गए। न मैंने फोन किया, न उसने। हम दोनों खामोशी से एक दूसरे को याद कर रहे थे। एक हफ्ता बीता होगा कि शाम को अंजलि का मैसेज आया। जीजा जी, मैं यह काम छोड़ रही हूँ, सब समेट रही हूँ। अचानक क्यों? मैंने घबराकर पूछा। अचानक नहीं, मैं लगातार सोच रही हूँ। उस रात के बाद से, जब आपने मुझे एक औरत समझा, न कि कोई काम वाली, अब वह मेरे लिए मालिश वाली नहीं थी। वह औरत थी जिसे मैं दिल से चाहता था। उस रात वह फिर आई। न अपॉइंटमेंट, न फीस। उसने डोरबेल बजाई, और मैंने दरवाज़ा खोला। बाहर ठंड है? नहीं, आपसे मिलने की गर्मी में ठंड नहीं लगी। हम बिस्तर पर बैठे। टीवी चल रहा था, पर ध्यान कहीं और था। उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। मैंने उसका हाथ थाम लिया। उस स्पर्श ने उस रात की यादें ताज़ा कर दीं।
जीजा जी, अगर हम ऐसे ही करते रहे तो फिर कभी पीछे नहीं लौट पाएंगे। मैं लौटना भी नहीं चाहता। उसने अपना चेहरा मेरे सीने में छुपा लिया। उस रात हमने कोई पर्दा नहीं रखा। जो भावनाएं दबी हुई थीं, वे सब बाहर आ गईं। हम जीजा साली की मर्यादा भूलकर पूरी तरह ईमानदार हो गए। देर रात वह मेरी बाहों में थी। उसने पूछा, आपको कब से मेरे लिए ऐसा महसूस होने लगा? शुरू में नहीं था। लगा कि बस एक रिश्ता है। लेकिन उस दिन तुम्हारी उंगलियां जब मेरी पीठ पर थीं, वह याद रह गया। सच कहूं जीजा जी, उस दिन मुझे भी अजीब लगा था। आपकी सांसों की आवाज़ मुझे विचलित कर रही थी। हम एक दूसरे को देख रहे थे। जब मैंने हाथ रोके थे मुझे लगा मैं पक ही गई कि मैं आपको एक मर्द की तरह देख रही हूं। उस रात हमने एक दूसरे को बिना नाम के पुकारा। न जीजा, न साली, बस दो रूहें। वह रात किसी को बताई नहीं जा सकती थी, लेकिन वह सबसे सच्ची रात थी। बाहर बारिश हो रही थी और अंजलि मेरी बाहों में सो गई। मैं सोच रहा था कि हम कहाँ जाकर रुकेंगे। हम हद पार कर चुके थे, पर दुनिया हमारी चोरी को कब तक नजरअंदाज करती। पापा, दरवाजा खोलो, मैं हूं। अगले दिन अचानक डोरबेल बजी। मेरी बेटी स्नेहा शादी के बाद कम ही आती थी, पर आज ही उसे आना था। ठीक अंजलि के जाने के बाद मैंने दरवाजा खोला। स्नेहा ने मुझे घूरकर देखा। कहाँ थे आप? यहीं था। बाहर एक लेडी सैंडल दिखी मुझे अभी। कोई आया था क्या? मेरा दिल उछलकर गले में आ गया। अंजलि की चप्पल। वह जल्दबाजी में एक जौही पुरानी चप्पल बाहर ही छो गई थी और मैं हटाना भूल गया। अरे, वो वो पर्स वाली भाभी आई थीं कुछ सामान देने। अभी गईं। मैंने झूठ बोला। घर इतना सान क्यों है? आप तो कभी बिस्तर ठीक नहीं करते। स्नेहा अपनी माँ पर गई थी। बिना कहे सब भांप लेती थी। वह किचन में गई, पानी पिया और मेज पर रखे कॉफी के 2 कप देखे। ये दूसरा कप किसका है? पापा, कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? मैं नजरें चुराकर टीवी चलाने लगा। तुझे बस शक करना आता है। उस दिन स्नेहा जल्दी चली गई, लेकिन जाते जाते उसकी नजरों में एक संदेह था। पहली बार पखे जाने का डर मेरे ऊपर हावी हो गया। कुछ दिन बाद दोस्त रमेश का फोन आया। और राजेश्वर, क्या चल रहा है? वो मालिश वाली का क्या हुआ? क्या नाम था? अंजलि। मेरा दिल धक से रह गया। क्यों, क्या हुआ? अरे, मैंने उसे तेरे घर के पास देखा था उस दिन। मुझे लगा कि मैं उसे जानता हूं। कहीं ये तेरी वो रिश्तेदार तो नहीं? रमेश को शक हो गया था। ये बात अब बाहर निकल रही थी। मैंने अंजलि को मैसेज किया। हमें सावधान रहना होगा। लोग बातें बनाने लगे हैं। जी, मुझे भी डर लग रहा है। स्नेहा ने कुछ कहा तो नहीं? उससे शक है। तो क्या हमें मिलना बंद कर देना चाहिए? ये पाँचकर मैंने फोन रख दिया। यही सही था, पर क्या मैं ये कर सकता था? उस रात अंधेरे में मैंने खुद से कहा, तुम्हारे बिना अब ये अकेलापन मुझे मार डालेगा। हमारा रिश्ता मर्यादा, समाज और नैतिकता की हर दीवार लांघ चुका था। लेकिन अब खतरा बां गया था। कुछ दिन बाद अंजलि घर आई। जीजा जी, आज आखिरी बार मुझे अपने पास रख लीजिए। दरवाजे पर खड़ी अंजलि की आंखों में एक फैसला था। उसके हाथ में एक छोटा बैग था और उसने साधारण कपाजे पहने थे। मैं दूर जा रही हूँ, शहर छोड़कर। शायद कुछ महीनों तक संपर्क न हो। क्यों? ताकि सब ठीक हो सके। मेरे लिए भी, आपके लिए भी। हम अंदर आए। न संगीत, न शराब। वह सोफे पर मेरे पास बैठी और अपना सिर मेरी गोद में रख दिया। मैंने उसके बालों को सहलाया। वह स्पर्श अब कितना अपना लगता था। आपने उस दिन मुझे वैसे क्यों देखा था? उसने पूछा। सच कहूं, बरसों बाद किसी ने मुझे इतने प्यार से देखा था। वह गर्माहट मैं खोना नहीं चाहता था। उसने आंखें बंद कर लीं। मुझे भी। जब आपने मेरा हाथ थाम तो लगा कि बस यहीं ठहर जाऊं। हमने एक दूसरे को चूमा। उस चुंबन में हवस नहीं थी, विदाई थी। एक दूसरे के निशानों को मिटाने की और साथ ही याद रखने की कोशिश थी। उस रात सब कुछ बहुत धीमा था, बहुत गहरा था। हम जानते थे कि यह आखिरी बार है। सुबह 5 बजे अंजलि उठी। जीजा जी। मैं बस सिर हिला सका। वह चली गई और मैं पीछे से कुछ नहीं बोल पाया। उस दिन के बाद अंजलि का कोई फोन नहीं आया। मैंने भी नहीं किया, लेकिन उसकी छाप मेरे बिस्तर और मेरे दिल में गहरी रह गई थी। वह रात, वह आखिरी मिलन, न पाप था, न पुण्य। वह बस एक दूसरे के लिए एक छोटी सी मानी थी। हम गलत थे,
पर उस गलती में हमने एक दूसरे को सबसे ज्यादा सुकून दिया था। 1 महीना बीत गया। कभी कभी सपने में अंजलि आती है, नींद खुलती है तो लगता है वह अभी भी यही है। एक दिन दराज सान करते हुए मुझे एक लिफाफा मिला। अंजलि की लिखावट, जीजा जी, इस खत से सब खत्म नहीं होगा, पर आपसे मिलकर मैंने खुद को जाना। बरसों से मैं बस एक हिंदा लाश थी। आपके पास रहकर मुझे लगा कि मैं एक औरत हूं जिसे प्यार किया जा सकता है। शुक्रिया। माम कीजिएगा और याद रखने के लिए धन्यवाद। खत पाते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। दिल भर आया। कुछ दिन बाद स्नेहा आई। पापा, अब आप ठीक लग रहे हैं, चेहरे पर सुकून है। मैं मुस्कुरा दिया। सुकून तो नहीं, पर मैंने उसे अपने अंदर एक याद की तरह बसा लिया था। आज शाम मैं पार्क की बेंच पर बैठा ढलते सूरज को देख रहा हूं। यह प्यार गलत था, मैं जानता हूं, पर इसमें झूठ कुछ भी नहीं था। वह चली गई है, पर मैं अब भी उस स्पर्श की गर्माहट महसूस कर सकता हूं। यह याद गुनाह है या सहारा? और अगर आप मेरी जगह होते तो क्या इस वक्त को मिटा पाते?